नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन का 8वां भाग लेकर। इससे पहले 7 वीडियोस में हमने देखा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपने जीवन में जाति के आधार पर किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप उन तमाम वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस 8वीं वीडियो को आप तभी समझ पाएंगे जबकि आप पहले की 7 वीडियोस को देख लेंगे। और रही बात यह है कि आप उन्हें ढूंढेंगे कहाँ, तो ढूंढने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। उन तमाम वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि आपको वो सभी वीडियोज़ एक ही स्थान पर मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन का 8वां अध्याय। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुई थी जिसमें मुझे चुन लिया गया था। उच्च प्रशिक्षण के लिए जबलपुर जाना था, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रशिक्षण संस्थान खमरिया जबलपुर में 2 वर्ष रहना था। इस चयन प्रक्रिया में मेरे लिए प्रगति के नए द्वार खोल दिए थे। जबलपुर जाने से पूर्व मैं गांव गया था पिताजी और माँ से मिलने। पिताजी ने खुश होकर कहा था, जितना दूर जाओगे उतनी ज़्यादा दुनिया देखोगे। लेकिन माँ चिंतातुर हो गई थी। उसने जबलपुर का नाम भी नहीं सुना था, बार बार पूछ रही थी यहाँ से कितने कोस हैं। माँ ने दिल्ली भी नहीं देखी थी, सिर्फ नाम सुना था। माँ की चिंता थी, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, वहाँ के लोगों की बोली कैसी होगी, आदि आदि। मैंने जब उन्हें बताया कि हॉस्टल में रहूँगा, मेस में खाना मिलेगा, वह भी सरकारी खर्च पर, तो वह थोड़ा आश्वस्त हो गई थी। एक कपड़े में बांधकर उसने मुझे 2-3 किलो गुड़ दिया था। पिताजी ने मेरा हौसला बढ़ाया था। जबलपुर उन सभी के लिए परदेश था। देहरादून लौटकर मैंने जबलपुर की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे साथ जाने वालों में विजय बहादुर सोल भी था, जो पंजाब के होशियारपुर जिले का रहने वाला था। हरियाणा कबीरपुर गांव में उनकी खेती बाड़ी थी। पंजाबी जट था वह। ट्रेनिंग के दौरान ही हमारी दोस्ती हो गई थी। वह पंजाबी ही बोलता था, हिंदी बोलने में अटकता था। स्टेशन पर जबलपुर जाने के लिए जब हम पहुंचे, ट्रेनिंग के लड़कों की भीड़ थी। इस भीड़ में जसबीर, जनेसर, विमला, सुरजन, रहती भाभी जो गांव से 1-2 दिन के लिए आ गई थी, स्वर्णलता भाभी, उनकी छोटी बहन चंद्रकला, जिसे सभी चंदर कहकर बुलाते थे, आए थे मुझे विदाई देने। विदा के क्षण बहुत भारी थे। तमाम अभावों के बीच कुछ कोमल तंतु थे जो हमें एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक नई और अनजान दुनिया की ओर हमारी गाड़ी चल पड़ी थी। परिचित सब पीछे छूट गए थे, रह गई थी सिर्फ कुछ स्मृतियाँ। जैसे जैसे गाड़ी की गति बढ़ रही थी, विदाई का गम भी छटने लगा था। कुलभूषण नैयर की चुहलबाजी शुरू हो गई थी। उसका भी चयन जबलपुर के लिए हुआ था। 1 जुलाई 1968 की शाम 5 और 6 बजे के बीच हम रेलगाड़ी से जबलपुर स्टेशन पर उतरे थे। स्टेशन पर ही हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के छात्र मिल गए थे। वे हमें लेने आए थे। उनके मिल जाने से हमने राहत की सांस ली थी। वरिष्ठ छात्र हमें बेहद आत्मीयता से छात्रावास लेकर आए थे। कमरों का आवंटन पहले से तय था। मुझे हॉस्टल नंबर 1 के कमरा नंबर 3 में जगह मिली थी। प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास में आकर मैंने एक नई दुनिया से साक्षात्कार किया था। ऐसा बहुत कुछ था जो मेरे लिए अजूबा था। रहने खाने की चिंता नहीं थी। उन दिनों लगभग 200 छात्र थे हॉस्टल में। वृक्षों के झुरमुट में चिड़ियों की चहचहाहट शाम होते ही गूंजने लगती थी। वैसे ही गाना बजाना, खेलकूद, हंसी मजाक से लेकर तरह तरह की गतिविधियों से छात्रावास जीवंत हो उठता था। हॉस्टल एक शांत जगह था, जिसके एक और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया थी तो दूसरी ओर गैरिसन अभियंता का कार्यालय। मुख्य मार्ग और हॉस्टल के बीच संस्थान का मुख्य भवन, ऑडिटोरियम आदि थे। आवासीय क्षेत्र काफी फासले पर थे। हॉस्टल के पीछे एक बड़ा सा नाला बहता था जो हॉस्टल को आवासीय क्षेत्र से अलग कर देता था।
प्रशिक्षण संस्थान में एक बंदी बंधाई दिनचर्या थी। सुबह उठते ही 7:30 बजे प्रशिक्षण संस्थान की वर्कशॉप जाना पड़ता था। यह वर्कशॉप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भीतर ही स्थित थी। सुबह 7 बजे चाय नाश्ता मिल जाता था। दोपहर 12 बजे खाना, इसके बाद 1 बजे से शाम 4:30 बजे तक संस्थान के मुख्य भवन में तकनीकी शिक्षा के लिए कक्षाएं होती थी, जिसमें इंजीनियरिंग से संबंधित तकनीकी ज्ञान दिया जाता था। परस्पर सहयोग के आधार पर छात्रों की एक मेस समिति ही मेस का प्रबंधन करती थी। फिर भी खाने को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वरिष्ठ छात्रों की मनमानी भी ऐसे समय में उभर आती थी। अक्सर रोटियों के कच्चा होने की शिकायत छात्र करते थे। कभी कभार मारपीट की नौबत भी आ जाती थी। कच्ची रोटियों को लेकर विजय बहादुर और मेरा नजरिया भिन्न था। मैं कभी शिकायत नहीं करता था। विजय बहादुर जब रोटियों को बर्बाद करते किसी को देख लेता तो वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाता था। ओए खोते, तू इस रोटी की कीमत नहीं जानता। इसे खेत में उगाने में कितनी मेहनत लगती है, तुझे पता है? उसके इस संवाद को सुनकर कोई भी रोटी फेंकने की हिम्मत नहीं करता था। सचमुच रोटी की कीमत किसान से ज्यादा और कौन जान पाएगा। विजय बहादुर पंजाब के किसान परिवार से था। मैंने बचपन से रोटी को बहुत मूल्यवान वस्तु माना है। इसे बर्बाद करने वाले लोग मुझे अपराधी लगते थे। छात्रावास के दिन कुछ लोगों के लिए मस्ती भरे थे, मेरे लिए व्यक्तिगत निर्माण के। छात्रावास में रहकर ही मैंने पहली बार शतरंज देखी थी। हाथी घोड़े के इस खेल ने मुझे आकर्षित किया था, जिसे सीखने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा था। छात्रावास में कई साथी थे जो संस्थान से लौटते ही खेलने बैठ जाते थे। मेरे एक प्रशिक्षक थे, ओपी गर्ग, जो शतरंज के शौकीन थे। जब उन्हें पता चला कि मैं भी शतरंज खेलता हूँ तो वे छात्रावास में शतरंज खेलने आने लगे थे। कई बार वे देर रात तक खेलते रहते थे। उन दिनों शतरंज का नशा मुझ पर कुछ ऐसा चढ़ा हुआ था कि इस शतरंज की चालें ही मस्तिष्क में घूमती रहती थी। उन्हीं दिनों प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पढ़ने को मिल गई थी, जिसे पढ़कर ऐसा लगा जैसे शतरंज एक घातक बीमारी है, जिसमें डूबकर अपने घर परिवार देश राज्य तक की सुध बुध भूल जाते हैं। उफ, क्या कहानी थी। उस कहानी को पढ़कर मैं कई दिन बेचैन रहा था। असर यह हुआ कि मैं इस खेल से दूर होने लगा था। शतरंज का नशा मुझे ज़्यादा दिन बांध नहीं पाया था। मैं शतरंज का एक अच्छा खिलाड़ी बनते बनते रह गया था, जिसका मुझे अफसोस नहीं, खुशी हुई थी। नए परिवेश और नए वातावरण में पहुंचकर एक नया ही अनुभव हुआ था। काफ़ी बड़ा हॉस्टल था, जिसमें लगभग 500 छात्र एक साथ रह सकते थे। बड़े बड़े कमरे थे। एक कमरे में 10 से 12 छात्र थे, अलग अलग जगह से आए हुए। मेरे कमरे में देहरादून, मुरादनगर, कानपुर, पूना आदि के छात्र थे। सभी के पास अपने बिस्तर थे, लेकिन मेरे पास कोई बिस्तर नहीं था। लोहे की चारपाई और एक कुर्सी सभी को मिली थी। मेज का काम दीवार के साथ लगी छोटी अलमारी से चल जाता था। हॉस्टल में पहुंचते ही सबसे पहले बिस्तर की समस्या मेरे सामने आई थी। मेरे पास एक सस्ता सा सूटकेस था, जिसमें नाम मात्र के कपड़े थे, कुछ पढ़ने लिखने की सामग्री थी। काफ़ी दिनों तक मैं और विजय बहादुर एक ही बिस्तर में सोए थे। लगभग महीने भर बाद रांझी के एक दुकानदार से कपड़ा लेकर एक गद्दा बनवाया था। गद्दे की कीमत हर महीने थोड़ी थोड़ी करके चुकाई थी। प्रशिक्षण के दौरान जो भत्ता मिलता था, उससे मेस का खर्च निकालकर जो थोड़े पैसे बचते थे, उससे ही बाकी खर्चे पूरे होते थे। बहुत ही तंगी के दिन थे। अन्य साथियों की तरह मौज मस्ती करने की स्थिति मेरी नहीं थी। मेरी कोशिश रहती थी कि हर महीने भत्ते में से कुछ पैसे बच जाएं, ताकि मैं पिताजी को मनी ऑर्डर कर सकूं। कुछ मार्क्सवादी विचार के लड़के भी थे। उनके संपर्क में आकर ही मैं मार्क्सवादी साहित्य पढ़ पाया था। विशेष रूप से गोर्की की माँ ने मुझे झकझोर दिया था। चेखव की कहानियों से भी परिचय हुआ था। इन लड़कों के साथ मिलकर मैंने एक थिएटर ग्रुप बनाया था। छात्रावास में नाटकों का पूर्वाभ्यास होता था। संस्थान के ऑडिटोरियम में कई शो भी किए थे। कविताएं भी इन दिनों मैं लिखने लगा था। मेरे बराबर के कमरे में गोविंद मौर्य नाम का एक छात्र था, जो हर वक्त पुस्तकों में डूबा रहता था। राही मासूम रजा का आधा गांव उन दिनों खासा चर्चित था। गोविंद मौर्य ने ही मुझे पढ़ाया था। यशपाल का झूठा सच रात रात भर जाग कर पढ़ा था। जिस रोज मैं छात्रावास से मैं पहुंचा था, मेरी मेज के ड्रॉअर में रखी सारा आकाश, राजेंद्र यादव की प्रति मिली थी। मैं पूरे 2 वर्ष उस कमरे में रहा और कई बार उस उपन्यास को पढ़ा। मध्यम वर्ग पर इससे बेहतर रचना मेरी नज़र में नहीं गुजरी। मैंने ही नहीं और कई लोगों ने इस उपन्यास को उन दिनों पढ़ा था।
उन दिनों छोटे छोटे एकांकी लिखकर उनका मंचन करना भी मैंने शुरू कर दिया था। स्वयं अभिनय एवं निर्देशन भी करने लगा था। उन दिनों रंग कर्म की यह मेरे लिए शुरुआत थी। उन दिनों खमरिया यानी जबलपुर में एक चर्चित रंगकर्मी थे श्री वर्मा जी। उनके निर्देशन में मैंने कई नाटक किए थे। एक छाया नाटक भी किया था गांधी शताब्दी के अवसर पर, जिसका प्रदर्शन खमरिया के बड़े मैदान में हुआ था। विजय बहादुर सोल और मैं एक ही कमरे में रहते थे। दोनों की पीड़ाओं में एक समानता यह थी कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी और वह भी आगे पढ़ना चाहता था। यह बात दोनों को सालती थी। हम दोनों ने तय कर लिया था कि कुछ करना है। AMIE यानी इंजीनियरिंग प्राइवेट परीक्षाओं से पास की जा सकती है। हम दोनों फॉर्म लेकर आ गए थे, लेकिन फीस भरने लायक पैसे मेरे पास नहीं थे। मैंने फॉर्म नहीं भरा। विजय ने कहा था, यार तू कहे तो मैं अपने बापू से मांगू लेता हूँ। मैंने मना कर दिया। यानी एक बार फिर पढ़ाई जारी रखने के मंसूबों पर पानी फिर गया था। जबलपुर में बिताए दिनों ने मुझे बदल कर रख दिया था। मेरी बोलचाल बदल गई थी। उठने बैठने का रंग बदल गया था। कई ऐसे मित्र बन गए थे जो लगातार समसामयिक विषयों पर बहस मुबाहिसे करते थे। मैं गोष्ठियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय हो गया था। जबलपुर की साहित्य गतिविधियों से मैं जुड़ गया था। साहित्य के प्रति मेरा एक नजरिया भी बनने लगा था। कलावादी रचनाओं की जगह जनवादी सोच आकर्षित करती थी। गांव से पिताजी के हर पत्र में शादी के लिए हाँ कर देने का आग्रह होता था। उन्हें लग रहा था मेरी उम्र बढ़ रही है, इतने दिनों में तो लड़के बाप बन जाते हैं। मैं इनकार करता आ रहा था। मैं गृहस्थी के चक्कर से दूर रहना चाहता था। मुझसे 2 वर्ष छोटी बहन माया की शादी 3 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी। 2 वर्ष काफ़ी व्यस्तता में गुजरे थे। ट्रेनिंग भी सुव्यवस्थित चल रही थी। संस्थान में मेरी एक पहचान बन गई थी। हॉस्टल में जाति को लेकर साथियों में कुछ विशेष ऐसा नहीं था जो तकलीफ दे था। हाँ, कभी कभार दिल्ली मुरादनगर के साथी छीटाकशी जरूर कर देते थे। देहरादून और मेरठ के लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं था कि मेरी जाति क्या है, जबकि मेरे नाम के साथ वाल्मीकि उपनाम जुड़ा हुआ था। संस्थान में कई लोग थे जिनका सानिध्य मुझे मिला था। एक श्री लाल जी थे जो मुझे हमेशा अपने घर बुलाते थे। प्रकाश कामले थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था। इन्हीं दिनों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अंबरनाथ यानी बम्बई में ड्राफ्टमैन की ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे गए थे। हमारे संस्थान के लगभग सभी छात्रों ने आवेदन किया था। अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर इस प्रशिक्षण के लिए चयन होना था। लिखित परीक्षा में मेरा चयन हो गया था। साक्षात्कार के लिए बम्बई जाना था। फिर आर्थिक समस्या खड़ी हो गई थी। विजय ने कुछ रुपए दिए थे, तभी मैं साक्षात्कार के लिए जा पाया था। खमरिया से प्रशिक्षण पूरा होते होते मुंबई से बुलावा आ गया था। खुशी तो हुई थी, लेकिन परिवार की जीर्ण अवस्था आंखों में घूम रही थी। प्रशिक्षण खत्म होते ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम मिल जाने की पूरी संभावना थी। काम मिल जाने का अर्थ था आर्थिक स्थिति में सुधार। जीविका के लिए नौकरी की जरूरत थी, इसीलिए आगे 2.5 वर्ष और ट्रेनिंग कर पाना मुश्किल था। मैंने अपने संस्थान के वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री थॉमस के सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने गंभीरता से मेरी बात सुनी और कहा, जहां इतने दिन चल गया है 2.5 वर्ष और चलने दो। अंबरनाथ यानी बम्बई के प्रशिक्षण के बाद तुम एक अच्छी स्थिति में आ जाओगे। उन्होंने मुझे 100 रुपये भी दिए थे। मैंने बहुत कहा, नहीं सर, ये रुपये नहीं लूँगा, लेकिन वे नहीं माने। रख लो, बम्बई बड़ा शहर है, जरूरत पड़ेगी, नौकरी लग जाने पर लौटा देना। 100 रुपये एक वरिष्ठ साथी यशपाल कालिया ने दिए थे। इन 200 रुपयों की बदौलत ही मैं मुंबई पहुंच पाया था। विजय बहादुर सोल को जबलपुर में छोड़कर मैं मुंबई के लिए रवाना हो गया था। उससे अलग होने की पीड़ा से मन भारी था। 3 वर्षों से हर पल का साथ था। विजय की आंखों में भी आंसू थे। विजय और मेरे बीच गहरे संबंध बन गए थे। उसके बगैर मुझे अधूरापन महसूस होता था। अपनों से कहीं ज्यादा था मेरे लिए विजय बहादुर सोल। खमरिया हॉस्टल में रहते हुए मेरे पास काफ़ी पुस्तकें हो गई थी। उन्हें बम्बई ले जाने के लिए मेरे पास उस समय कोई साधन नहीं था। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में मेरे एक साथी थे, करण सिंह। मैं और विजय कुछ दिन उसके साथ ही रहे थे। बम्बई जाने से पहले मैंने अपनी तमाम पुस्तकें उसके पास रख दी थी। उसने भी वादा किया था कि किसी के साथ बम्बई भेज देगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते गए, ना मैं लौटकर जबलपुर आ सका और ना ही करण सिंह ने पुस्तकें भेजी। कुछ दिन पत्र व्यवहार भी चला, लेकिन कुछ समय बाद पत्रों का सिलसिला भी टूट गया था। करण सिंह को और विजय
सोल को मेरी उन साहित्यिक पुस्तकों में कोई रुचि नहीं थी। उनके लिए वे रद्दी से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखती थी। उसी में सारा आकाश की वह प्रतिभा थी जो किसी अजनबी ने मेज की ड्रॉअर में मेरे लिए रख छोड़ी थी या भूल से छूट गई थी। 8 जुलाई 1970 की शाम थी। मैं अपने थोड़े से सामान के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ट्रेनिंग संस्थान अंबरनाथ के छात्रावास में पहुंचा था। कल्याण रेलवे स्टेशन पर संस्थान की गाड़ी खड़ी थी। जबलपुर से और भी कई लोग आए थे। छात्रावास अंबरनाथ की पहाड़ी की तलहटी में एक खूबसूरत स्थान पर था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इस संस्थान और इसके छात्रावास की एक विशिष्ट महत्ता थी। यहाँ प्रशिक्षित तकनीशियन ड्राफ्टमैन भारत के श्रेष्ठ तकनीशियनों और ड्राफ्टमैन में गिने जाते थे। छात्रावास में शाम बेहद जीवंत हो जाती थी। जिम्नास्टिक, इंडोर गेम्स आदि की सुविधाओं के साथ स्विमिंग पूल एवं पुस्तकालय, वाचनालय भी थे। छात्रावास का पुस्तकालय देखकर मैं रोमांचित हो उठा था। इसी पुस्तकालय में मैंने पास्तरनाक, हेमिंग्वे, विक्टर ह्यूगो, पियरे लुई टॉल्स्टॉय, पर्ल्स एस बक, तुर्गनेव, दास्तोएव्स्की, स्टीवेंसन, ऑस्कर वाइल्ड, रोमियो रोला, एलिन जोला को पढ़ा था। यही रहते हुए रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास का संपूर्ण वाङ्मय पढ़ा था। छात्रावास के एक एक कमरे में 10-10 छात्र थे। मेरे साथ थे सुदामा पाटिल जो मराठी थे और भुसावल के थे, वी.के. उपाध्याय कानपुर से, पी.सी. मृधा बंगाली, के.सी. राय बंगाली, दिलीप कुमार मित्रा बंगाली, बी.के. जॉन कटनी मध्य प्रदेश के, गौर मोहन दास बंगाली कलकत्ता और गुलाटी सिख। सुदामा पाटिल से जल्दी ही घनिष्ठता बन गई थी। उसे भी साहित्य में रुचि थी। नाटकों के प्रति उसमें गहरा लगाव था। प्रत्येक शनिवार रविवार को हम दोनों बम्बई नाटक देखने पहुंच जाते थे। कभी कभी सप्ताह के बीच में कोई अच्छा प्रदर्शन हुआ तो हॉस्टल से चोरी छिपे जाना पड़ता था। 10 बजे रात में छात्रावास के गेट पर ताला लग जाता था। दीवार उछलांकर आने में पकड़े जाने का डर रहता था। कई बार नाले के रास्ते हम लोग छात्रावास में पहुंच जाते थे। एक रोज गेट के ताले की चाबी मेरे साथ हाथ लग गई थी। उसी रोज मैंने फैक्ट्री में जाकर एक चाबी बनवा ली थी। चाबी बनते ही हमारी समस्याओं का समाधान हो गया था, लेकिन एक रोज हम दोनों फंस ही गए थे। रात 12 बजे तक दरबान पुस्तकालय के बरामदे में सो जाता था। हम चुपके बंद ताला खोलकर अंदर आ जाते थे। अंदर आकर फिर से ताला बंद कर देते थे। उस रोज दरबान जाग रहा था। हमें ताला खोलते देखकर वह चिल्लाया। ताला खुल चुका था। हम अंदर आ गए थे। उसने वार्डन से शिकायत करने की धमकी दी थी। मैंने उससे पूछा, क्या शिकायत करोगे? तुम लोग ताला खोलकर बाहर से अंदर आए हो, दरबान ने कहा। मैंने उसे डांटते हुए कहा, हम बाहर नहीं अंदर ही थे। तुम ताला लगाना ही भूल गए थे। इसे बंद करो। काफी गर्मा गर्मी हो गई थी। हो हल्ला सुनकर वार्डन उपाध्याय भी वहां आ गए थे। मुझे देखते ही बोले, महर्षि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वे मुझे इसी नाम से बुलाते थे। मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, वार्डन साहब ये दरबान ताला बंद करना भूल गया है। देखो ताला खुला हुआ है। अभी तक वही इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह मानता ही नहीं। उस रोज किसी तरह मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन वार्डन को हम दोनों पर शक था। हमने भी कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियां स्थगित कर दी थी। अंबरनाथ के गांधी आश्रम में श्री राम लागू के अभिनीत नाटक का मंचन था। नाटक के टिकट बहुत ही मुश्किल से मिले थे। नट सम्राट की भूमिका में श्री राम लागू ने धूम मचा रखी थी। मेज से खाना खाकर हम लोग चुपचाप बाहर निकल गए थे। 9:30 बजे से नाटक था। उस समय 9:15 बज चुके थे। पाटिल और मैं जल्दी स्टेशन जाने वाली सड़क से जा रहे थे। अचानक सामने से उपाध्याय जी आते दिखाई पड़े। उन्होंने भी हमें देख लिया था। महर्षि इस वक्त कहाँ चले? उन्होंने डांटते हुए पूछा। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक पाटिल बोल पड़ा, सर सिर में दर्द था, स्टेशन तक जा रहे थे, चाय कॉफी पीकर अभी लौट आएंगे। क्यों, मेस में चाय कॉफी नहीं मिलती? मिलती तो है सर, लेकिन आज दूध नहीं बचा, इसीलिए स्टेशन तक जा रहे हैं। पाटिल ने बहाना मारने की कोशिश की। उपाध्याय जी ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं कॉफी पिलवाऊंगा। वे हमें रोककर अपने क्वार्टर पर ले आए। नाटक के टिकट हमारी जेब में कुल होना रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं। हमें ड्राइंग रूम में बैठाकर उन्होंने अपनी पत्नी से चाय बनाने को कहा और सामने सोफे पर बैठ गए। मैंने पाटिल की ओर
कनखियों से देखा, वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। श्रीमती उपाध्याय जैसे ही चाय बनाने के लिए रसोई में घुसी, मैंने उठते ही कहा, अम्मा जी, वार्डन साहब बेकार में आपको तकलीफ दे रहे हैं, लाइए चाय मैं बनाता हूँ। वे मुझे देखते ही खुश हो गई। महर्षि, तुम आए हो, बैठो बैठो, मैं बनाती हूँ चाय। मैंने उनके पास आकर धीरे से कहा, अम्मा जी, आज हम दोनों गांधी स्कूल में नाटक देखने जा रहे थे। वार्डन साहब घेर कर यहाँ ले आए, ये देखो टिकट, लेकिन उन्हें पता नहीं है। अम्मा जी ऊपर से नीचे मुझे घूरते हुए बोली, अच्छा नाटक है। मैंने कहा, अम्मा बहुत अच्छा है, तो जाते क्यों नहीं? वे हंसते हुए बोली, कैसे जाएं? वार्डन साहब इजाजत नहीं देंगे। मैंने रुआसा होकर कहा। वे उठकर ड्राइंग रूम में आ गई। अरे कैसे वार्डन हो, बच्चों को घूमने फिरने भी नहीं देते? जाओ महर्षि, लेकिन जल्दी ही लौटाना। उपाध्याय जी कुछ बोल नहीं पाए थे। हम दोनों ने जो दौड़ लगाई, सीधे गांधी स्कूल में आकर ही दम लिया। नाटक शुरू हो चुका था। रात 1 बजे शो छूटा था। हॉस्टल का ताला खुला छोड़कर दरबान सोया हुआ था। सुदामा ने ताला बंद करते हुए कहा, जय अम्मा जी। उन दिनों हमने विजय तेंदुलकर के मराठी नाटक सखाराम, बाइंडर, गिधाड़े, खामोश अदालत जारी है देखे थे। बम्बई में यूनिट के है वदन, आषाढ़ का एक दिन आदि में अमरीश पुरी, अमोल पालेकर, सुनीता प्रधान, सुलभा देशपांडे के अभिनय ने इन नाटकों को सजीव बना दिया था। छात्रावास में भी हमने एक नाटक दल गठित कर लिया था। नाटकों का पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया था। अमरनाथ में कई जगह हमने मंचन भी किए थे। इसी बीच पूना में गवई बंधु कांड हो गया था। पूना के पास एक गांव में सवर्णों ने गवई बंधुओं की आंखें फोड़ दी थी। इस घटना से बम्बई पूना में तनाव बढ़ गया था। दलित पैंथर की सुबुगाहट शुरू हो चुकी थी। इस घटना को पार्श्व में रखकर मैंने दलित समस्याओं पर एक लेख नवभारत टाइम्स बम्बई को भेजा था, जो उस बीच छप गया था। इस लेख पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं हुई थी। शिवसेना के समर्थक सरकारी कर्मचारियों ने मेरे इस लेख की शिकायत संस्थान के प्रिंसिपल श्री देसाई से भी की थी। प्रिंसिपल ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाकर नवभारत टाइम्स की वह प्रति मेरे सामने रख दी थी। यह तुमने लिखा है? जी। उन्होंने दोबारा पूछा, ठीक से देखकर बताओ, यह है लेख तुम्हारा है? जी मेरा ही है, मैंने स्वीकार किया। तुम सरकारी संस्थान में हो, इसके आधार पर तुम्हारे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद वे बोले, ट्रेनिंग के दौरान ये सब मत करो, निकाल दिए जाओगे, जाओ आगे से ध्यान रखना। उन्होंने मौखिक चेतावनी देकर मुझे छोड़ दिया था। लेकिन इस लेख के कारण छात्रावास में कुछ साथियों का व्यवहार बदल गया था। वे मेरी जाति ढूंढने लगे थे, क्योंकि मैंने दलितों के प्रति अपनी संवेदना दिखाई थी, जो उनकी दृष्टि में मेरा अपराध था। इसी बीच सुदामा पाटिल ने आचार्य अत्रे के एक नाटक मालूची मावशी का हिंदी अनुवाद कर डाला था। उसमें मुख्य भूमिका मेरी ही थी। नाटक के प्रथम मंचन के बाद अमरनाथ के लोग मुझे एक रंगकर्मी के तौर पर पहचानने लगे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बजाय वे उस पात्र के नाम से मुझे पुकारते थे। मैं अपने भीतर उत्साह महसूस करने लगा था। इसी दौरान अमरनाथ के मराठी रंगकर्मी कुलकर्णी से परिचय हुआ था, जो आगे चलकर घनिष्ठता में बदल गया था। कई चर्चित निर्देशकों के साथ काम करने का अवसर भी मिला था। जहां एक और मैं अपने लिए रास्तों की तलाश में भटक रहा था, वहीं बार बार पिताजी के पत्र आ रहे थे। वे शादी करने के लिए चिंतित थे। मुझे प्रशिक्षण के दौरान जो भत्ता मिल रहा था, उसमें से मेस का खर्च निकालकर हर महीने एक निश्चित राशि पिताजी को भेज देता था। हाथ में जो बचते थे, बस उनसे ही खर्च चल रहा था। नाटक के टिकट में हमें छूट मिल जाती थी। विद्यार्थी होने का लाभ हम उठाते थे। रेल में बिना टिकट यात्रा करने के हथकंडे हमने सीख लिए थे। दादर, वीटी, चर्च गेट के टिकट चेकर्स को हो चकमा देने के कई फॉर्मूले हमने इजाद कर रखे थे। कम से कम खर्च में हम बम्बई भ्रमण कर लेते थे। इन्हीं दिनों मेरा परिचय मराठी के दलित साहित्य से हुआ था। दलित साहित्य की रचनाएं मराठी साहित्य को एक नई पहचान दे रही थी। दया पवार, नामदेव ढसाल, राजा ढाले, गंगाधर पांता वड़े, बाबूराम वागुल, केशव मिश्राश्रय, नारायण सुर्वे, राम निम्बालकर, यशवंत मनोहर के शब्द रंगों में चिंगारी भर रहे थे। ऐसी अभिव्यक्ति जो रोमांचित कर एक नई ऊर्जा से भर रही थी। मैं जैसे जैसे दलित साहित्य के संपर्क में आ रहा था, मेरे लिए साहित्य के अर्थ बदल रहे थे। सुदामा पाटिल ने इन दिनों मेरी बहुत मदद की थी। मेरा मराठी का ज्ञान धीरे धीरे विकसित हो रहा था। जबलपुर से गोविंद मौर्य भी इस संस्थान में अगले बैच में आ गया था। अब हम 2 से 3 हो गए थे।
हम तीनों ने मिलकर बम्बई की वे तमाम दुकानें छान डाली जहां हिंदी पुस्तकें मिलती हैं। गिरगांव में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर के मालिक से मित्रता हो गई थी। महीने में कम से कम एक बार हम हिंदी ग्रंथ रत्नाकर अवश्य जाते थे। हमारी मंडली में विजय शंकर, नरेंद्र गोगिया, अमित अग्रवाल, राजेश वाजपेयी भी जुड़ गए थे। प्रशिक्षण की तकनीकी पढ़ाई के साथ साहित्य अभिरुचि का यह संसार हमारे भीतर लगातार एक नई चेतना भर रहा था। छात्रावास के मस्ती भरे दिनों में भी हम जीवन की कटु और दुर्दम्य सच्चाइयों को महसूस कर रहे थे। छुट्टी होते ही हमारे साथी पिकनिक और सिनेमा की ओर भागते थे। हम गंभीर समस्याओं पर लंबी लंबी बहसों में घंटों बिता देते थे। उन तमाम कार्यक्रमों में हम शामिल थे जो सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया तेज करें। कई बार विजय शंकर कहता था, यार तुम लोग कभी जवान भी हुए हो या नहीं? हॉस्टल में जवानी का अर्थ ही कुछ और था जिसमें हम फिट नहीं होते थे, क्योंकि साहित्य जैसी फालतू चीज़ों ने हमारे मस्तिष्क को झुलसा दिए थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रशिक्षण संस्थान अंबरनाथ यानी बम्बई हॉस्टल संस्थान से ज़्यादा दूर नहीं था। पहाड़ी की तलहटी में हॉस्टल बना था। खूबसूरत जगह थी। मेरा रूम पार्टनर सुदामा पाटिल भुसावल का रहने वाला था। पाटिल का एक मित्र रमेश था जो भुसावल का ही रहने वाला था। उसी ने हमारा परिचय कुलकर्णी से करवाया था। विनायक सदाशिव कुलकर्णी कॉलोनी के फ्लैट में रहता था। अंबरनाथ में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था कुलकर्णी। एक दो मुलाकातों के बाद ही हमारे बीच आत्मीयता बन गई थी। अक्सर शाम को उनके फ्लैट में पहुंच जाते थे। कुलकर्णी मीट मछली खाने का शौकीन था। घर की रसोई में संभव नहीं था, इसीलिए रविवार को दोपहर मेस में बना मीट उन्हें खींच लाता था। बातचीत में आत्मीय थे। उम्र में हम दोनों से काफ़ी बड़े थे। उनकी छोटी बेटी सविता मेरी हम उम्र थी, कॉलेज में पढ़ती थी। हर रविवार कुलकर्णी के मेस में खाना खाने से सुदामा पाटिल और मेरे मेस बिल बढ़ने लगे थे। प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले भत्ते से मुझे गांव पिताजी को पैसा भेजना पड़ता था। पाटिल की स्थिति भी वैसी ही थी। मुझे बेहतर ज़रूरत थी, लेकिन दो भाई छोटे कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनका खर्चा भेजना पड़ता था। हम दोनों काफ़ी मितव्ययिता से चलते थे, फिर भी हाथ तंग रहता था। मेरे पास कपड़ों की भी तंगी थी, बस किसी तरह खींच रहा था। ऐसे में कुलकर्णी का हर इतवार मेस में लंच लेना खर्चा बढ़ाने वाला था। एक दिन सुदामा पाटिल ने दुखी मन से कहा था, ये बामन हर रविवार टपक पड़ता है। हमारी शामें कुलकर्णी के घर गुजरती थी, लेकिन खाना लौटकर मेस में ही खाते थे। सुदामा पाटिल को उपवास, पूजा आदि में विश्वास था। नियमित मंदिर जाता था। अंबरनाथ में एक खूबसूरत प्राचीन शिव मंदिर है। पाटिल सप्ताह में 2 दिन इस मंदिर में जाता था। मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं थी। अंबेडकर और मार्क्सवादी साहित्य ने मेरी सोच बदल दी थी, लेकिन पाटिल के साथ मैं मंदिर तक जाता था और पुलिया पर बैठ जाता था। शांत जगह पर मंदिर परिसर मोहक लगता था। अक्सर मिसेस कुलकर्णी सविता के साथ मंदिर जाती थी। कई बार मंदिर परिसर में हम लोग साथ होते थे। एक रोज मुझे पुलिया पर बैठे देखकर सविता भी वहीं बैठ गई थी। मिसेस कुलकर्णी मंदिर में चली गई थी। आप मंदिर में क्यों नहीं जाते? सविता ने सहजता से पूछा था। पत्थर की इन मूर्तियों में मेरी कोई आस्था नहीं, मैंने अपने मन की बात कह दी। वह मुझसे सटकर बैठी थी। मुझे एक अजीब सा एहसास गुदगुदा रहा था। वह जिद करने लगी थी, चलो मंदिर में चलते हैं, सुदामा दादा यानी बड़े भैया अंदर हैं। हाँ, पाटिल अंदर है, आप भी जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने उसे टालना चाहा। वह चुपचाप पुलिया पर बैठ गई थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद बोली, आप इतना चुप क्यों रहते हैं? मुझे सुनना अच्छा लगता है, मैंने सहज भाव से कहा था। वह खिलखिला पड़ी थी। उसका हंसना मंदिर की घंटियों जैसा था। अचानक उसने कहा, आप फिल्म देखते हैं? हाँ, कभी कभी। हमारे साथ चलोगे? उसने मेरी बाहों को अपनी बाह में लपेट लिया था। मैंने टालने की गरज से कह दिया था कि सुदामा पाटिल से पूछकर बताऊंगा। सविता नाराज हो गई थी। क्यों, आप मेरे साथ नहीं चल सकते? उस रोज कहीं मन में झरना फूटने की कलकल सुनाई पड़ी थी। स्वभाव संकोची था। पारिवारिक परिवेश दिलो दिमाग पर हावी रहता था। इस एहसास की भनक स्वयं को भी लगने नहीं दी थी, क्योंकि हम दोनों के बीच कई तरह के फासले थे जो लगातार मुझे रोकते थे। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं कई बार हुई थी जो इस बात का संकेत थी कि उसका झुकाव मेरी ओर बढ़ रहा है। वह हॉस्टल में भी आने लगी थी। सुदामा उसे हॉस्टल आने से रोकता था, कभी कभी डांट भी देता था, लेकिन सुदामा की डांट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। हॉस्टल में वह मेरी किताबों को
उलट पुलट कर देखती थी, कभी कभी इधर उधर फैली किताबों को करीने से सजा देती थी। मैस का खाना उसे पसंद नहीं था, वह शाकाहारी थी। दीपावली से एक दिन पहले चतुर्मासी की सुबह मिसेस कुलकर्णी ने अपने घर बुलाया था, वह भी सुबह 4 बजे। मैंने पाटिल से पूछा तो सुनकर वह हंस पड़ा। मेरी समझ में नहीं आया था कि पाटिल के हंसने का कारण। मैंने जोर देकर पूछा तो बोला, मजाक करो मिसेस कुलकर्णी, तुम्हें तेल और उपटन से नहलाएंगे। मतलब? मैंने आश्चर्य से पूछा। पाटिल ने बताया था कि महाराष्ट्रीयन ब्राह्मणों में यह एक परंपरा है, घर की स्त्री परिवार के पुरुष सदस्यों को उपटन और तेल मालिश करके स्नान कराती है ब्रह्म मुहूर्त में। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा था कि तुम जाओगे? उसने मना कर दिया, साथ ही कहा था कि वह उसे नहीं बुलाया है। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया था। एक तो सुबह 4 बजे उठकर जाना था, दूसरे मैं एक अजीब से अंतर्द्वंद में फंसा हुआ था। कुलकर्णी परिवार की आत्मीयता मुझे आकर्षित भी कर रही थी, फिर भी पारिवारिक स्थितियों के कारण संकोच था। बरामदे में 3 चौकियां रखी थी। कुलकर्णी, अजय और मैं चौकियों पर बैठ गए थे। उस वक्त मुझे रह रहकर अपने घर गांव का दमघोंटू वातावरण याद आ रहा था। मिसेस कुलकर्णी ने बारी बारी से हम तीनों को उपटन और तेल लगाया था। तेल से मोहक सुगंध आ रही थी। मैंने कच्छे के ऊपर तौलिया लपेट रखा था। मिसेस कुलकर्णी ने तौलिए को अलग रख देने के लिए कहा। मैंने कहा कि मुझे संकोच होता है। मिसेस कुलकर्णी ने तौलिया छीनते हुए कहा, तुम मेरे बेटे अजय जैसे हो, फिर माँ से कैसी शर्म। उस क्षण मेरा मन भावुकता से भर गया था। बरबस अपनी माँ की याद आ गई थी, जो कुछ दिनों से बीमार थी। मिसेस कुलकर्णी के हाथों के नरम कोमल वात्सल्यपूर्ण स्पर्श ने मुझे अपनी माँ के खुरदरे स्पर्श की याद दिला दी थी। सिरहाने बैठकर जब मेरे माँ बालों में उंगलियां घुमाती थी, मेरी चेतना जैसे नींद की गोद में समा जाती थी। मिसेस कुलकर्णी ने गुसल खाने में गर्म पानी से नहलाया था। मुझे लगातार एक अज्ञात भय सता रहा था कि यदि इन्हें इसी वक्त पता चल जाए कि मेरा जन्म एक अछूत जाति चूड़ा में हुआ है तो अंजाम क्या होगा। उन्हीं दिनों पूजा में गंवई बंधुओं की आंखें फोड़ दी गई थी, जिसे लेकर दलित समाज में बम्बई पूना में एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया था। कुलकर्णी परिवार ने से मुझे बेहिंता प्यार और विश्वास मिला। कभी परायपन का एहसास नहीं हुआ, लेकिन सविता का मेरी ओर झुकते जाना मुझे भयभीत कर रहा था। मैंने ऐसे क्षणों में असहज हो जाता था। सविता जितना करीब आती, मैं भागने की कोशिश करता। एक रोज कुलकर्णी के घर प्राध्यापक कामले से भेंट हुई। कुलकर्णी और कामले में मराठी नाटकों पर कोई गंभीर चर्चा चल रही थी। मैं और पाटिल इस चर्चा को चुपचाप सुन रहे थे। इसी बीच मिसेस कुलकर्णी चाय लेकर आई थी। चाय पीते पीते मेरा ध्यान कामले के प्याले पर गया। प्याला हमारे प्यालों से अलग था। मैंने सुदामा पाटिल से पूछा, उसने कूहनी मारकर मुझे चुप करा दिया था। लौटते समय मैंने फिर वही बात छेड़ दी थी। पहले तो वह टालता रहा, आखिर उसने बता ही दिया। मराठी ब्राह्मण, वह भी पूना के ब्राह्मण, महालों को अपने बर्तन छूने नहीं देते, इसलिए उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं। चाय के झूठे कप मिसेस कुलकर्णी उठाने आई थी, लेकिन कामले का कप कुलकर्णी उठाकर ले गया था। यह सब सुनकर मेरी कनपट्टियां गर्म हो गई थी, जैसे किसी ने गर्म पारा उड़ेल दिया हो। क्या सभी दलितों के साथ उनका व्यवहार ऐसा ही है? मैंने पाटिल से जानना चाहा था। मेरे गांव में छुआछूत का भेदभाव था। उन दिनों देहरादून और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो और अधिक खराब थी। बम्बई जैसे महानगर में पढ़े लिखे लोगों में ऐसी स्थिति की कल्पना से ही मेरे भीतर एक गर्म लावे का स्रोत फूटने लगा था। हाँ, ऐसा सभी के साथ है, पाटिल ने साफ गोई से कहा। पाटिल के मन में बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति आदर भाव था। दलित आंदोलन के प्रति उसके मन में सहयोग भावना थी। वह सवर्ण होते हुए भी संकीर्ण नहीं था। मैं अपने मन में उठते बवंडर को पहचान चुका था। यह घटना मुझे अव्यवस्थित कर रही थी। मैंने पाटिल से पूछा था, मेरे बारे में वे जानते हैं? शायद नहीं, वाल्मीकि सरनेम से शायद ब्राह्मण समझते हैं, तभी तो उस रोज दीपावली पर स्नान के लिए बुलाया था। पाटिल कुछ गंभीर होने लगा था। तुमने उन्हें बताया नहीं कभी? मैंने उद्विग्नता से पूछा था। क्यों बताता? दलित होना क्या अपराध है? पाटिल ने गुस्से में कहा। कल यदि तुम्हें पता चल जाए तो? मैंने शंका व्यक्त की। तो दोषी तुम कैसे हो गए? उन्होंने भी पूछा नहीं तो हम अपनी ओर से ढिंडोरा पीटे? हाँ, यदि वे पूछते और हम झूठ बोलकर उनके दायरे में शामिल हो जाते, तब तुम्हारा दोष माना जा सकता था, वह भी झूठ बोलने का, पाटिल ने दृढ़ता से कहा।
इस घटना के बाद मैं सहज नहीं हो पाया था। मेरी अपनी बेचैनी मुझे तंग कर रही थी। ऐसे माहौल को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। सब कुछ झूठ लगता है। पाटिल से मेरी बेचैनी छिपी नहीं थी। उसने समझाने की कोशिश की, बामनों का पूरा दर्शन ही झूठ और धोखे पर आधारित है। भूल जाओ और मजे करो। ऐसे प्यार और सम्मान का आकांक्षी मैं नहीं हूँ जो झूठ के सहारे मिले। मैं गहरे अंतर्द्वंद से गुजर रहा था उन दिनों। इसी पशोपेश में कई दिन हो गए थे कुलकर्णी के घर गए हुए। इंतजार करके सविता आ गई थी हॉस्टल में। मैंने सविता से खुलकर बात करना चाहा था, लेकिन हॉस्टल में यह संभव नहीं था। मैंने सविता से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। अकेले में क्या बात है? उसने शरारत से आंख नचाते हुए पूछा। कल शाम को मंदिर चलते हैं, लेकिन आपकी माँ साथ होंगी? मैंने शंका जताई। नहीं, मैं अकेले ही आऊंगी, उसने आश्वस्त किया। सविता के लौट जाने के बाद मैंने पाटिल से कहा कि मैं सविता से साफ साफ कह दूंगा। पाटिल ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन यह तमाशा मत करो, बावेला खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने उस रोज तय कर लिया था, बात साफ हो जानी चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा। उन दिनों बम्बई पूना में दलित आंदोलन जोरों पर था। सविता मुझे अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर उपकार रेस्टोरेंट के पास मिल गई थी। उसने सफेद रंग का स्कर्ट ब्लाउज पहन रखा था जो उसके दूधिया रंग पर खूब फब रहा था। उसकी आंखों में मोहकता भरी हुई थी, चाल में अल्हड़पन था। वह अपनी आदत के अनुसार कुछ न कुछ बोलती ही जा रही थी। मैं सिर्फ हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। दरअसल मैं तय नहीं कर पा रहा था कि बात कहाँ से और कैसे शुरू करूं। अचानक सविता को जैसे कुछ याद आ गया। अरे, मैं तो भूल ही गई, आप कुछ बात करने वाले थे। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके मेरी ओर देखा। क्षण भर को लगा था जैसे मैं कह नहीं पाऊंगा। साहस बटोरते हुए मैंने कहा, तुम्हारे घर उस रोज जो प्राध्यापक कामले आए थे, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी। सविता ने बात काट दी। वह महार एससी, उसके इस अंदाज से ही मेरी कनपट्टियां गर्म हो गई थी। हाँ वही, मैंने कटुता से कहा। आज अचानक उसका ख्याल कैसे आ गया? इस वक्त सविता ने हैरानी से पूछा। उसे चाय अलग बर्तनों में पिलाई थी? मैंने सख्त लहजे से पूछा। हाँ, घर में जितने भी एससी और मुसलमान आते हैं उन सब के लिए अलग बर्तन रखे हुए हैं, सविता ने सहज भाव से कहा। यह भेदभाव तुम्हें सही लगता है? मैंने पूछा। मेरे शब्दों के तीखेपन को उसने महसूस कर लिया था। अरे, तुम नाराज क्यों होते हो? उन्हें अपने बर्तनों में कैसे खिला सकते हैं? उसने प्रश्न किया। क्यों नहीं खिला सकते? होटल में मेस में तो सब एक साथ खाते हैं, फिर घर में क्या तकलीफ है? मैंने तर्क दिया। सविता इस भेदभाव को सही और संस्कृति का हिस्सा मान रही थी। उसके तर्क मुझे उत्तेजित कर रहे थे, फिर भी मैं काफी संयत था उस रोज। उसका कहना था कि एससी अनकल्चर्ड यानी असभ्य होते हैं, गंदे रहते हैं। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसे कितने लोगों को करीब से जानती हो? इस विषय में तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव क्या है? वह चुप हो गई थी। उसका परिचय ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं था, फिर भी पारिवारिक पूर्वग्रह उस पर हावी थे। उसका कहना था कि आई यानी माँ, बाबा, पिता ने बताया, यानी बच्चों को यह सब घरों में सिखाया जाता है कि एससी से घृणा करो। वह चुप हो गई थी। उसका चंचलता भी गायब हो गई थी। कुछ देर हम पुलिया पर चुपचाप बैठे थे। मैंने उससे पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? आई बाबा तुम्हारी तारीफ करते हैं, कहते हैं यूपी वालों के प्रति जो उनकी धारणा थी उससे अलग हो। तुम्हें अच्छा मानते हैं? सविता ने चहकते हुए कहा। मैं तुम्हारी राय पूछी थी। अच्छे लगते हो? उसने मेरी बाह पर अपने शरीर का भार डाल दिया था। मैंने उसे दूर हटाया और कहा, अच्छा, यदि मैं एससी हूँ तो भी? तुम एससी कैसे हो सकते हो? उसने इटलाकर कहा। क्यों, यदि हुआ तो? मैंने जोर दिया। तुम तो ब्राह्मण हो, उसने दृढ़ता से कहा। यह तुमसे किसने कहा? बाबा ने। गलत कहा, मैं एससी हूँ, मैंने पूरी शक्ति से कहा था। मेरे भीतर जैसे कुछ जल रहा था। ऐसा क्यों कहते हो? उसने गुस्सा दिखाया। मैं सच कह रहा हूँ, तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। ना, मैंने कभी कहा कि ब्राह्मण हूँ। मैंने उसे समझाना चाहा था। वह आश्चर्य से मेरा मुंह ताक रही थी। उसे लग रहा था जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने साफ शब्दों में कह दिया था कि मैंने उत्तर प्रदेश के चूड़ा परिवार में जन्म लिया है। सविता गंभीर हो गई थी। उसकी आंखें छलछला आई। उसने रुआसी होकर कहा, झूठ बोल रहे हो ना? नहीं सविता, सच, यह सच है जो तुम्हें जान लेना चाहिए। मैंने उसे यकीन दिलाया। वह रोने लगी थी। मेरा एससी होना जैसे कोई अपराध था। वह काफ़ी देर सुबकती ही
रही हमारे बीच अचानक फासला बढ़ गया था। हजारों साल की नफरत हमारे दिलों में भर आई थी। एक झूठ को हमने संस्कृति मान लिया था। हम लोग वापसी में लगभग चुप थे, लेकिन भीतर के कोलाहल में डूबे हुए थे। मैं उस वक्त तनाव मुक्त हो चुका था, जैसे मेरे मन से कोई भारी बोझ हट गया था। स्टेशन के पास रेलवे लाइन पार करते हुए मैंने सविता से कहा, यह आखिरी मुलाकात है। क्यों, घर नहीं आओगे? उसने हैरानी से पूछा था। नहीं, अब मैं नहीं आ पाऊंगा। वह चलते चलते रुक गई थी। बोली, घर आओ या ना आओ, लेकिन यह सच है तो बाबा से मत कहना। वह फिर रुआसी हो गई थी। उसका गला भर्रा गया था। लेकिन क्यों? मैंने जानना चाहा। नहीं कहोगे? वादा करो। सविता की आंखों में अजीब सी याचना थी। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। कुछ दिन बाद अमरनाथ से मेरा तबादला हो गया था चंद्रधर यानी महाराष्ट्र के लिए। मैं उन लोगों से बिना मिले ही चला आया था। अचानक तमाम सूत्र टूट गए थे। प्रशिक्षण के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर में नियुक्ति हो गई थी। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन के अध्ययन के क्रम में आज हम यहीं रुकेंगे। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन पर हमारी 8वीं वीडियो थी, जिसमें हमने उनके नौकरी पेशा जीवन के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और जाने से पहले आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।